Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन कम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। विटनेस की कम्पिटेंसी, इनकी रिलायबिलिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी एग्जिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, इनका हस्ती, इनका वजूद कैसा हो, किस तरह का हो, क्रेडिबिलिटी इनकी कितनी हो, इनकी वैल्यू कितनी हो, इनकी अहलियत कितनी हो, इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं कुछ विटनेस भी इसके अंदर इन्वॉल्व करूंगा। एक अलग से भी एक लेक्चर में अपलोड करूंगा कि विटनेस कितनी इकसाम के होते हैं, कौन कौन से विटनेस जो हैं वो लॉ के अंदर रिलायबल है, लॉ के अंदर वो एक्सेप्टेबल है, और कौन कौन से विटनेस लॉ के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। बट कुछ विटनेस इनके अंदर भी मैं जिक्र करूंगा जो इससे पहले आपने ऐसे विटनेस के बारे में ना सुना होगा ना देखा होगा, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन विटनेस को हम मिस कर देते हैं, अपनी सोसाइटी से हम कट ऑफ कर देते हैं कि इनकी हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटनेस होते हैं किसी भी केस को प्रूफ और डिसप्रूव करने के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड बटन को क्लिक करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। सेकेंडली, मैं अपने लेक्चर्स का जो नोट्स है उनका जो लिंक है जो मेरे गूगल के ऊपर अपलोडेड है, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक भी दे दूंगा, और मैं बाकी अपने सोशल मीडिया जहां पर मैं डिफरेंट पोस्ट जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव पोस्ट हैं, आपके लिए वैल्यूएबल पोस्ट हैं, वो करता रहता हूं, केस लॉ साइटेशन, तो मैं उनके लिंक भी नीचे दे दूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, अपने फेसबुक आईडीज के, तो उनको भी फॉलो जरूर कीजिएगा, वो भी आपके लिए फायदेमंद होंगे इंशाल्लाह। थर्डली, मेरे लेक्चर्स की जो फीस है उसको पे करना ना भूला करें, उसको जरूर पे किया करें। ये आपके लिए, माशरे के लिए बहुत बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है। मेरी फीस कुछ यूं है कि फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। हेल्प आप किसी को सलाम कर लें, किसी को मुसाफा कर लें, किसी के पास चंद मिनट बैठ जाएं, किसी के दुख सुन लें, ये भी उसकी हेल्प के लिए काफ़ी है और मेरी फीस के लिए भी काफ़ी है। थर्ड स्टेप ऑफ माई फी, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। कंपिटेंसी ऑफ विटनेस, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस, कैपेबिलिटी ऑफ विटनेस। विटनेस की कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी कितनी होनी चाहिए जो गवाही के लिए एक्सेप्टेबल होगी किसी भी केस में, चाहे वो क्रिमिनल है, वो सिविल केस है, वो वाइट कॉलर क्राइम केस है, वो स्पेशल केसेस हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, किसी भी तरह का कोई भी केस हो, लॉ के अंदर विटनेस की बहुत ज्यादा अहमियत है। इतनी अहमियत है कि मैं अपने केस का हवाला आपको देता हूं कि हमारे पास एक मर्डर का केस आया, उस केस के अंदर 110% ये अश्योर था कि मुलजम ने ही मदई को मारा है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि वहां पर विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत पुअर थी, बहुत ही ज्यादा पुअर थी। हालांकि ये केस हम हारे, हालांकि इस केस के अंदर हमें शिकस्त हुई सेशन कोर्ट से, बट हाई कोर्ट के अंदर जाकर हमने इस केस को प्रूव किया और वहां पर हमने मुलजम को सजा दिलवाई। बट हवाला देने का जो मकसद है, हवाला बताने का जो पर्पस है वो ये कि जो विटनेस है वो इतना कैपेबल होता है, वो इतना वैल्यूएबल होता है किसी भी केस के लिए कि वो किसी भी केस की सच्चाई और उसके झूठ को उलट पुलट करने के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। हमारा वो केस था, विटनेस उसके अंदर पुअर थे, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसके अंदर ऑथेंटिक थी, उसके अंदर फॉरेंसिक एविडेंस ऑथेंटिक थी। इसके बावजूद विटनेस की रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, विटनेस की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि सेशन कोर्ट ने उस केस का फैसला हमारे अगेंस्ट किया और अक्यूज को बरी कर दिया, मुलजम को छोड़ दिया। हम हाई कोर्ट में अपील की सूरत में गए, वहां पर हमने विटनेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर और फर्दर कानून शहादत को हमने इंटरप्रेट किया कि माय लॉर्ड, विटनेस की क्रेडिबिलिटी अपनी जगह के ऊपर अहमियत की हामिल है, लेकिन इसके साथ साथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस और डिफरेंट जो एविडेंस हैं, जो और डिफरेंट जो एविडेंस हैं, जो विटनेस हैं, उनको भी देखा जाए, उनको भी मद्देनजर रखा जाए, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इसी मुलजम ने हमारे जो विक्टिम का मर्डर किया है, उसका कत्ल किया। तो वहां पर हाई कोर्ट ने हमारे ऑब्जेक्शन को एडमिट किया, हमारे पर्पस को, हमारे आर्ग्यूमेंट को हाई कोर्ट ने एडमिट किया और मुलजम को हाई कोर्ट ने सजा सुनाई। और इन फर्दर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो मुलजम अपील की सूरत में गया तो वहां पर भी उसकी सजा को बरकरार रखा गया। बट इन सेशन कोर्ट, चूंकि एक ट्रायल कोर्ट है, ये एक बेसिक कोर्ट है, ये एक बुनियादी कोर्ट है, तो विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। विटनेस किसी भी चीज को, सच और झूठ, किसी भी सच्चाई को झूठ करने के लिए, झूठ को सच्चाई करने के लिए, अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए, रोशनी को अंधेरे में बदलने के लिए
विटनेस किसी भी केस के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। केस फिर सिविल हो या क्रिमिनल हो, एक्सेप्शनल केस हो या स्पेशल केस हो, व्हाइट कलर क्राइम केस हो या ब्लैक मनी केसेस के अंदर भी ये विटनेस बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 17 तक विटनेस की क्रेडिबिलिटी, इनकी नंबरिंग को जाहिर करता है कि विटनेस की क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इनके नंबर कितने होने चाहिए, इनका पर्पस, ऑब्जेक्ट और अचीवमेंट क्या होने चाहिए। तो इसीलिए चूंकि विटनेस इतनी ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, तो लॉ फिर इसके एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, इसकी कैटेगरीज को भी डिफाइन करता है कि विटनेस किस तरह का होगा, किस केस में कैसा विटनेस जो है वो एक्सेप्टेबल होगा और किस केस में कौन सा विटनेस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसकी वैल्यू उस हद तक नहीं होगी कि उसके ऊपर एक प्रिंसिपल पनिशमेंट अवार्ड की जा सके। अब विटनेस की अहमियत को देखते हुए लॉ ने फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए कि कंपिटेंसी ऑफ विटनेस कैसी होनी चाहिए, गवाह का म्यार कैसा हो, क्या गवाह इंटरेस्टेड पर्सन भी चल सकता है या नॉन इंटरेस्टेड पर्सन होगा, कॉमन पर्सन, वज टकर गवाह। ये बहुत से एविडेंस है जिनके ऊपर मैं इस लेक्चर्स के अंदर तो जिक्र नहीं कर सकता, बट मेरा जो फर्दर लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं तमाम गवाहान के ऊपर डिटेल लेक्चर बनाऊंगा कि गवाह कितनी इकसाम के होते हैं और ऐसे कौन कौन से और गवाह हैं जो हमारी नजर के अंदर आते ही नहीं और हम उनको मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है अब किसी भी केस के अंदर अपने आप को हरवाने की सूरत में, अपने आप को शिकस्त दिलवाने की सूरत में, जो बहुत बड़ा बायस बनता है हमारे लिए। कोई भी केस जिसको हम हार जाते हैं सिर्फ एक विटनेस की वजह से, और ऐसे हम बहुत से विटनेस को अपनी रियल लाइफ के अंदर छोड़ देते हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो उनके ऊपर मैं अपना डिटेल लेक्चर बनाऊंगा। इसके अंदर भी कोशिश करूंगा कुछ ऐसे विटनेस को मैं जरूर शामिल कर सकूं जो इस कंपिटेंसी ऑफ विटनेस के लिए जरूरी है। लेक्सिकल मीनिंग ऑफ विटनेस, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक अ पर्सन हु अपीयर इन कोर्ट टू गिव एविडेंस, सिर्फ वो शख्स जो कोर्ट के अंदर अपीयर होता है एविडेंस देने के लिए, अपनी गवाही देने के लिए, अपनी शहादत देने के लिए, अपनी शहादत रिकॉर्ड करवाने के लिए, कोर्ट के अलावा कहीं पर भी पेश होने वाला शख्स, गवाही देने वाला शख्स, शहादत देने वाला शख्स विटनेस नहीं कहलाएगा। सिर्फ वही शख्स विटनेस कहला सकता है जो कोर्ट के अंदर अपनी गवाही देने के लिए आता है और ऑन द ओथ आफ्टर टेस्टिमनी वो अपनी गवाही को रिकॉर्ड करवाता है बिफोर द कोर्ट। तो वही शख्स जो है विटनेस कहलाने का अहल होगा और कोर्ट की नजर में वो विटनेस होगा। रिलाय आर्टिकल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आर्टिकल 3 to 17 कानून शहादत ऑर्डर 1984 और जो पुराना लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट था जो जिसको हमने अमेंड किया, उसका जो आर्टिकल है सेक्शन 118, 118 एंड सेक्शन 118 to 134 ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट 1872। इसका लॉ ऑफ एविडेंस का जो पुराना एविडेंस है उसका एक्ट है, उसका आर्टिकल 118 से 134 और हमारा जो कानून शहादत है अमेंड करके नया बनाया गया उसका आर्टिकल 3 से 17। केस लॉ डेफिनेशन, इसके अंदर मैंने केस लॉज की डेफिनेशन लिखी चूंकि ये जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए और पार्ट 3 के जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केस लॉज बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। आप ये चीज समझ ले कि केस लॉ के ऊपर ग्रिप करने वाला स्टूडेंट जुडिशरी में से कभी भी नहीं रह सकता। जुडिशरी को अटेम्प्ट करने के लिए जो इसेंशियली कंडीशन है वो केस लॉज के ऊपर आपकी ग्रिप का होना बहुत जरूरी है। बहुत से ऑर्डर, जजमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि ऑर्डर्स को पढ़ना कैसे है, जजमेंट्स को पढ़ना कैसे है, जजमेंट्स लिखते कैसे हैं। तो केस लॉज इसलिए मैं मेंशन करता हूं अपने जितने भी लॉ ऑफ एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी के सब्जेक्ट्स हैं, ताकि स्टूडेंट्स की आसानी के लिए उनको पता हो कि हमने इसको कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करना है, उनकी नॉलेज के अंदर इजाफा हो केस लॉज को पढ़ के। केस लॉज डेफिनेशन, विनिंग वर्सी ऑर्डर ऑफ यूनाइटेड काउंसिल ट्रेवलर्स ऑफ अमेरिका, रेशियो डिसेंडेंडी और ओबेटा डिक्टा के ऊपर मैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप वो सुन लीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस को ओपन कीजिएगा और उसके अंदर मेरे ये लेक्चर्स पढ़े होंगे, रेशियो डिसेंडेंडी और ओबेटा डिक्टा। वन हु टेस्टिफाइड टू व्हाट ही हैज सीन, हर्ड और अदरवाइज, ऐसा शख्स जो ये शहादत देता है कि उसने क्या देखा, किसी वारदात, मौका वारदात के ऊपर क्या सुना और इसके अलावा उसने क्या महसूस किया, वो शख्स जो है वो, ये केस लॉज की डेफिनेशन है, ये भी बहुत जरूरी है। आप इनको भी एज ए डेफिनेशन या एज ए मीनिंग लिख सकते हैं। तो ऐसा शख्स जो ये शहादत देने के लिए कोर्ट में आया कि उसने मौका वारदात के ऊपर क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया, वो भी गवाह होगा। डेफिनेशन ऑफ विटनेस, ये भी केस लॉ से मैंने डेवलप किया है। डेफिनेशन ऑफ विटनेस मोहम्मद रियाज वर्सेस स्टेट, PLD 2003 लाहौर, पेज नंबर 291 से ये रेशियो डिसेंडेंडी की जजमेंट। रेशियो डिसेंडेंडी, पर्सन हु आर एक्वाइंटेड विद द of the case are termed as witness, only such person those testimony is optional or to be termed as a witness and not those whom the prosecution call of evidence। हर वो शख्स जो किसी वाक्य को देखता है, सुनता है, महसूस करता है, वो विटनेस होगा। सिर्फ वही विटनेस नहीं होगा जिसको प्रोसिक्यूशन बुलाती है, जिसको डिफेंस कौंसिल बुलाए वो भी विटनेस होगा। कोर्ट विटनेस भी होते हैं, ऑर्डिनरी विटनेस भी होते हैं,
वॉलंटरली विटनेस भी होते हैं, स्पेशल विटनेस भी होते हैं, कंपिटेंट विटनेस भी होते हैं, हेड से एविडेंस के जो विटनेस। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही विटनेस होगा जिसको प्रोसिक्यूशन बुलवाएगी, इसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके से वॉलंटरली एक्सेप्शनल जो है वो कंपिटेंट जो विटनेस होंगे किसी स्पेसिफिक फॉरेंसिक फील्ड के अंदर, डॉक्टर्स वगैरह, तो वो भी जो गवाही देने के लिए आएंगे, या कोर्ट विटनेस, कोर्ट के कहने के ऊपर को आता है तो वो भी विटनेस होंगे जो ऑन द ओथ बिफोर द कोर्ट अपनी एविडेंस को रिकॉर्ड करवाते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और क्या महसूस किया। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कंपिटेंसी ऑफ विटनेस अंडर आर्टिकल 3, नंबर ऑफ विटनेस अंडर आर्टिकल 17, स्टेटस ऑफ विटनेस, ये भी केस लॉ से मैंने इसको डेवलप किया है। स्टेटस ऑफ विटनेस का स्टेटस क्या होना चाहिए, ये केस लॉ है 1999 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल। टेस्टिमनी ऑफ पर्सन हाउ हाई सो एवर हिज स्टेटस must be taken with grain of salt, i.e. in other word, i.e. का मतलब होता है in other word, ये i.e. एक लातीनी टर्म है, जैसे कि e.g. फॉर एग्जांपल के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह से i.e. ये एक लातीनी टर्म है जिसका मतलब होता है in other word. In other word, such testimony could not be treated as a gospel truth unless corroborated by independent reliable evidence. इस केस लॉ से स्टेटस ऑफ विटनेस जो है डेवलप किया गया वो कुछ इस तरह से कि अगर एक शख्स चाहे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वकील है, जज है, पुलिस ऑफिसर है, कितना ही रेप्यूटेड क्यों ना हो, फिर भी उसकी गवाही को ऐसे जांचा जाएगा जैसे एक नमक के जर्रे जर्रे के मुताबिक, मतलब उसकी गवाही को नमक के जर्रे जर्रे के मुताबिक जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसको जो है उसको कोरोबोरेट किया जाएगा, जब तक कि जो उसकी गवाही है वो कोई ऐसी ना हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो। मतलब कोई कहे कि जी सूरज निकला था, चांद रात को आया था, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनके ऊपर टेस्टिमनी करने की, इनको कोरोबोरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वो कोई भी गवाही देगा तो उसकी गवाही के एक एक जर्रे को, इवन डेट नमक साल्ट के जर्रे के बराबर भी उसकी गवाही को जांचा जाएगा। रिलायबिलिटी ऑफ विटनेस, ये भी मैंने केस लॉ से डेवलप किया। केस लॉ AIR 1959 CL पेज नंबर 306। द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू हिम ऑफ एन ओथ और अफर्मेशन एंड is a question distinct from that his credibility when he has sworn or has affirmed। जो competency of witness है वो on oath होगी, उसकी affirmation के ऊपर होगी, उसकी voluntarily condition होगी, जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा, उसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसकी credibility को corroborate किया जाएगा, हर म्यार से उसको अच्छे से अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल के ऊपर उसको परखा जाएगा ताकि उसकी गवाही किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो या कोई शख्स बिला वजह उसकी गवाही से फंस ना जाए। टेस्ट ऑफ कंपिटेंसी, ये भी एक केस लॉ है पाकिस्तान का। मोहम्मद फिरोज वर्सेस शब्बीर अहमद PLD 2003 कराची पेज 365 रेशियो डिसेंडेंटी। इसकी जजमेंट का ऑर्डर कुछ ये है कि द कोर्ट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ QSO हैज टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ विटनेस टू डिस्पोज बाय पुटिंग प्रॉपर क्वेश्चन। It has to ascertain in best way it can better from the extent of his intellectual capacity and understanding he is able to give rational account of what he has seen or heard particular occasion। यहां पर इस केस लॉ के अंदर जो आर्टिकल 3 है इसको इंटरप्रेट किया गया कि ये कोर्ट का काम है कि वो किसी भी शख्स से, किसी भी विटनेस से सवाल पूछे और अगर उनको लगे कि वो शख्स उसके रैशनल आंसर दे रहा है, मुनासिब या बेहतर जवाब दे रहा है, जो उसने देखा, जो उसने सुना या इसके अलावा जो उसने महसूस किया, तो कोर्ट उसको एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस ग्रांट कर सकती है। सरकार लॉ ऑफ एविडेंस, ये एविडेंस की एक इंटरप्रेटर बुक है, वहां से मैंने इस कोटेशन को लिया है, वहां से इसको मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखा है। 5th एडिशन है 1999 पेज नंबर है 1959। द कोर्ट शुड एग्जामिन द एविडेंस ऑफ चाइल्ड विटनेस विद केयर एंड कॉशन bearing in mind of susceptibility and possibility immaturity of child। चूंकि बच्चा जो है इसके ऊपर शक किया जा सकता है, इसकी इमेच्योरिटी के ऊपर शक किया जा सकता है, इसकी बचकाना सोच के ऊपर, तो लिहाजा ये कोर्ट का काम है कि बच्चे से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जिससे कोर्ट को ये यकीन हो, अगर कोई बच्चा गवाही देने के लिए आता है तो कोर्ट उससे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जिससे कोर्ट को यकीन हो जाए कि नहीं ये बच्चा क्रेडिबल है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, इसकी जो नॉलेज है, इसकी जो गवाही है वो रिलायबल हो सकती है केस के लिए। नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट ऑफ तज़कियतुल शहूद। तज़कियतुल शहूद का कॉन्सेप्ट क्या होगा? तज़कियतुल शहूद मीन प्यूरिफिकेशन ऑफ विटनेस इज कंडक्ट preliminary with the object to know their competency and other virtues in order to place implicit faith in their statement to record conviction in case hudud and qisas as laid down in PLD 1988 Supreme Court Azad Jammu and Kashmir page number 190। इस केस से तज़कियतुल शहूद का कॉन्सेप्ट उजागर किया गया कि इसके अंदर किसी भी शख्स की प्योरिटी को, उसकी प्योरिफिकेशन को, उसकी कॉम्पिटेंसी को इन हदूद केसेस कैसे है उसको अपने इन हदूद केसेस कैसे उसको जज करना है, इन तज़ीर केसेस कैसे जज करना है,
तज़कियतुल शहूद की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस किस तरह से तज़कियतुल शहूद को आप फुलफिल कर सकते हो। तो इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम एंगल्स का इस केस लॉ से प्रिंसिपल को डेवलप किया। साथ में सूरत बकरा को मैंने मेंशन किया हुआ, आयत नंबर 283 283, कंसील नॉट एविडेंस फॉर हुएवर कंसील इट हिज हार्ट इज टेंटेड विद साइन। किसी भी गवाही को छुपाना नहीं चाहिए। जो किसी गवाही को छुपाता है वो अपने दिल के अंदर बुराई रखता है। तो जो चीज़ आपने देखी है वही बताएं, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो मुल्ज़म के साथ जुर्म होगा, अगर कम बताएंगे तो मदई के साथ जुल्म होगा। इस्लामिक इंजेक्शन डज नॉट अप्लाई अंडर कानून शहादत। जो इस्लामिक प्रिंसिपल हैं वो प्योरली आइडेंटिफाई नहीं होते, अप्लाई नहीं होते, उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो म्यार है, क्राइटेरिया, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इन जनरल लॉ, सिविल लॉ जो एविडेंस का म्यार है उसको एक डिफरेंट वे के जरिए भी प्रोसीड किया जाता है। तो चूंकि इस्लामिक प्रिंसिपल को एज इट इज वहां पर इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। हाँ, अगर आपने हदूद केसेस के अंदर मुल्जिम को सजा दिलवानी है तो फिर इस्लामिक प्रिंसिपल को ही इन्फोर्स करवाया जाएगा और फिर आपको इस्लामिक ही एविडेंस लानी पड़ेगी। लाइक जिना के केसेस के लिए 4 गवाहान है, कैसे गवाहान हो इसके ऊपर आपको बताना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको एविडेंस लाना पड़ेगी, किस नोयत के गवाहान हो इसके ऊपर आपको एविडेंस जो है अपनी प्रोसीड करना पड़ेगी। बट इन इस्लामिक जो इंजेक्शंस हैं ये हमारे जर्नल और सिविल लॉज के अंदर एप्लीकेबल नहीं होते। हु में टेस्टिफाई, कौन टेस्टिफाई कर सकता है, कौन कैपेबल होगा गवाही देने के लिए, कौन अहलियत रखता है। ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर्ड दैट आर प्रिवेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम टू फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन, टेंडर एज, एक्सट्रीम एज। तमाम जो लोग हैं वो गवाही देने के लिए एबल हैं, एहल हैं, काबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, एक्सेप्ट देन अगर कोर्ट को महसूस हो कि ये शख्स गवाही देने के लिए अहल नहीं है या इसकी गवाही का म्यार इतना बेहतर नहीं है जिस म्यार के ऊपर सजा दी जा सके या केस को आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सके। उनके अंदर कोर्ट जो है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, उनको देखते हैं कि जो उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गवाहान से, आया वो कैपेबल हैं, वो रिलायबल हैं, वो उनका एक बेहतर आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे। गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन, क्या उन्होंने उनका रैशनल आंसर दिया, मुनासिब जवाब दिया जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए। टेंडर एज, उनकी एज, टेंडर ईयर, उनका जो एज का साल है वो एक मुनासिब होना चाहिए, ना एक्सट्रीम ना कम। एक्सट्रीम ओल्ड एज, ज्यादा बूढ़े ना हो। डिसीज, कोई बीमारी ना हो उनको, भूलने की बीमारी या किसी भी और तरह की बीमारी। वेदर ऑफ माइंड और काज ऑफ सम काइंड्स, और काजेज ऑफ सम काइंड्स, उनके माइंड के लिए आया उनका माइंड कैसा है या बाकी एग्जाम के अंदर वो किस तरह के हैं, कॉम्पिटेंट हैं या नहीं। Exception, a person shall not be competent to testify if he has been convicted by court, perjury or giving false evidence। ऐसा शख्स competent नहीं होगा चाहे वो जवान है, वो फिट है, वो नॉर्मल है, बट उसको पहले किसी केस के अंदर कोर्ट से सजा हुई हो। क्वालिफिकेशन फॉर अ विटनेस, जो विटनेस की क्वालिफिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, विटनेस का म्यार कैसा होना चाहिए। विटनेस जनरल हर शख्स की क्वालिफिकेशन होती है, उसकी एक एजुकेशन होती है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको जज किया जाता है। तो विटनेस को कोर्ट कैसे जज करेगी, कोर्ट कैसे ये देखेगी कि आया ये शख्स वाकई कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है या नहीं। फर्स्टली वो फिजिकली फिट होना चाहिए। लाइक अगर उससे चला ही नहीं जा रहा और वो कहता है कि जी मैंने जो है वो रनिंग करने के लिए जा रहा था, वॉक कर रहा था और मैंने एक शख्स को देखा कि उसने दूसरे को मर्डर किया, तो दैट इज नॉट अ कैपेबल। उससे तो चला ही नहीं जा रहा, वो तो इस अहल, इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी शख्स को जाकर देख सके। वो तो अपने घर से किसी तक जगह तक जाने के लिए किसी का मोहताज है, तो उसका फिजिकली फिट होना जरूरी है। बट इट डज नॉट मीन कि वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता। तो देखने की हद तक और सुनने की हद तक जो उसकी गवाही है उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर वो कहता है कि जी मैं पार्क में बैठा था, व्हील चेयर के ऊपर एक शख्स आया, उसने दूसरे का मर्डर कर दिया, तो मैंने देखा है उसको, तो यहां तक उसकी गवाही को एडमिट किया जाएगा। बट ये गवाही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर कंसिडर की जाएगी, एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड एविडेंस, वो अहल हो, कॉम्पिटेंट हो अपनी एविडेंस को रिकॉर्ड करवाने के लिए, यानी कि उसको पता हो कि मैं जो कर रहा हूं वो किसी की फेवर में है, किसी के अगेंस्ट है, वो एक सेंसेबल इंसान हो। कैपेबल ऑफ 5 सेंस, उसकी 5 सेंसेस, देखने की, सुनने की, सूंघने की, महसूस करने की, जो उसकी हर इंसान की 5 सेंसेस हैं। तो बेसिकली जो गवाही का म्यार है वो इसके लिए जरूरी है कि आपकी 5 सेंसेस का एट अ टाइम कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने जो देखा है सुन नहीं सकते, सुना है देख नहीं सकते, तो इस दौरान में आप कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होंगे, फिर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करेंगे, तो उस एविडेंस के ऊपर प्रिंसिपल पनिशमेंट रिगार्ड नहीं की जा सकती, बट आफ्टर क्रॉबोरेशन, क्रॉबोरेशन के बाद पॉसिबिलिटी है। नॉट बार्ड अंडर कज़फ, कज़फ के अंदर बार्ड नहीं है। पर्सन ऑफ गुड रेपुटेशन, पर्सन की जो रेपुटेशन है वो गुड हो, अच्छी सेंस के अंदर हो। हैविंग गुड मोटिव बिहाइंड इट, उसका इसके पीछे पर्पस अच्छा हो गवाही देने वाले का। ये नहीं कि वो किसी को फंसाने की गर्ज से, यानी कि मैंने बस इसको फंसाना है, इससे कोई मुखालफत है, नो, उसका मोटिव हो सिर्फ और सिर्फ फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, इस्लाम के तकाजों को या इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए। हैविंग सम रिलीजियस एज पार्टीज,
जो पार्टीज हैं वो रिलीजियस, बाइस ना हो, पार्शली ना हो, मस्ट क्वालिफाइड तज़कियतुल शहूद, पूरी तरह से तज़कियतुल शहूद के ऊपर उसका फुलफिल होना जरूरी है, नॉट बार्ड अदरवाइज बाई कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वो बार्ड नहीं होगा अगर वो तज़कियतुल शहूद के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो इन सिविल केस या जनरल केसेस के अंदर तज़कियतुल शहूद के अलावा भी गवाही को दिया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन, होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड 3 पर्सन हैव बीन एग्जेम्प्ट, 3 लोग जो हैं वो गवाही से एग्जेम्प्ट हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, वो फिट हो, वो कॉम्पिटेंट हो, लेकिन वो गवाही नहीं दे सकते तब वक्त के वो उस प्रोसीजर से, वो उस प्रोसीडिंग से, वो उस कैफियत से ना निकल जाएं। फर्स्टली द माइनर ही अटेन्स पुबर्टी, एक बच्चा जब तक कि वो बचपना से ना निकल जाए, जब तक वो बचगाना लाइफ से ना निकल जाए, यानी कि है तो वो इंसान, है तो वो मर्द या औरत कोई भी है, बट जब तक कि वो बच्चा है तब तक कि उसको गवाही से एग्जेम्प्ट है। बट अगर वो रैशनल आंसर देता है तो हमारे जनरल लॉज के अंदर उसको एप्लीकेबल किया जाता है। द मेड अनटिल रिकवर, एक पागल इंसान, लेकिन जब तक कि वो रिकवर ना हो जाए, जब तक वो पागल रहेगा तब तक वो एग्जेम्प्ट है, बट उसके बाद रिकवरी के बाद उसकी गवाही को कंसिडर किया जा सकता है। द स्लीपिंग पर्सन अनटिल ही अवेक्स, सोने वाला इंसान अगर उसके सोते हुए कोई चीज, कोई जुर्म हुआ, कोई वारदात होती है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल पर्सन, बट अनलेस कि वो जाग जाए और इस दौरान में अगर वो कुछ देखे तो उसकी जो गवाही का म्यार है वो वैसा ही होगा जो एक कॉम्पिटेंट विटनेस का होता है। अंडर आर्टिकल 3 एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, सवाल को समझने की सलाहियत हो, इनकेपेबल ऑफ गिविंग रैशनल आंसर, जो रैशनल आंसर्स हैं उनका कैपेबल हो, उनका अहल हो, ये नहीं कि इमैच्योरिटी हो, पूछा उसे कुछ और जा रहा है, जवाब कुछ और दे रहा है, परजरी एंड गिविंग फॉल्स एविडेंस, उसने कुछ झूठी या कोई ऐसी गवाही ना दी हो जिसके अंदर उसको सजा हुई हो, लुनेसी, कज़फ, एग्जिस्टेंसी ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप ऑफ इंटरेस्ट, उसका कोई इंटरेस्ट रिलेशनशिप ना हो इसके अंदर, पर्सन नाउन ऑफ हिज लेइंग, पर्सन जानता हो वो जो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जो भी उसको पता हो, उसका नॉलेज हो इसके ऊपर कि जो मैं बात कर रहा हूं वो कैसी बात कर रहा हूं। Competency, the competency is above witness, the competency of witness is an above child witness. Article 3, child can be competent witness before admitting or recording statement of child. The court must testify that a witness understand the question certain in best way it can, whether best way of rational answer. जो child witness है, कोर्ट उसे क्वेश्चन पूछेगी और क्वेश्चन, जैसे कि हमारा एक केस था, उस केस के अंदर एक बच्चा गवाही देने के लिए आया, तो मैं बहुत हैरान था, उस बच्चे की एज हार्डली 5 या 6 साल होगी। तो ऑनरेबल जज साहब ने उससे पूछा कि आप कहां पर आए हो, उसने बोला कि मैं एक एडिशनल सेशन जज की कोर्ट के अंदर आया हूं। तो हम सब हैरान थे कि इतना, और उन्होंने पूछा कि मेरा नाम क्या है, उसने बोला जी मैंने आपका नाम बाहर पढ़ा था, आपका नाम सो एंड सो फला आपका नाम है। तो उसने बोला आप क्या करने के लिए आए हो यहाँ पर, तो उसने बोला मैं गवाही देने के लिए आया हूं फला केस के अंदर जो मैंने देखा था, वो एक फैमिली मैटर था। तो इस तरह से जज साहब ने उससे कोई 12 या 13 क्वेश्चन पूछे डिफरेंट नोयत के, कि आपका नाम क्या है, आपके टीचर्स के क्या नाम है, आपने जो पढ़ा मुझे कुछ वो बताएं, कुछ वो सुनाएं। तो इससे जज साहब को लगा कि नहीं, ये जो विटनेस है ये कैपेबल है, इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसको पता है जो इसने देखा है और जो ये बता रहा है, क्योंकि जनरली जो बच्चों का माइंड है वो इमेच्योर होता है, बहुत सारी चीजें उनके माइंड के अंदर मिक्स हो जाती हैं। लाइक उन्होंने कुछ और देखा और उससे मिलता जुलता कोई ड्रामा देख लिया, कोई फिल्म कार्टून देख लिया, तो उनका माइंड के अंदर वो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो बेसिकली उनके माइंड को इस तरह से जज करना कि आया जो वो बताने जा रहे हैं वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, वो उसको एक अलग वे के अंदर, एक डिफरेंट वे के अंदर जो उन्होंने देखा महसूस किया वही बता रहे हैं या उसको मिक्सअप तो नहीं कर रहे। तो ये मकसद होता है किसी भी बच्चे से क्वेश्चन पूछने का, ताकि उनके रैशनल आंसर दे सके। ये भी केस ला है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1, रैशनल बिहाइंड द टेस्ट ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड। इसके टेस्ट के पीछे जो रैशनल बिहाइंड है, जो मोटिव है, वो ये कि बच्चे की क्रेडिबिलिटी को, इसकी वर्थ को जानना कि आया बच्चा कैपेबल है या नहीं, इसकी वैल्यू है या नहीं। लुनेटिक विटनेस, अ लुनेटिक इज वन ऑफ दैट, a lunatic is one that had understanding the intervals in which he is in his senses, he is capable of giving answer. lunatic एक दिवालिया, एक मजनू, एक पागल इंसान। तो यहां पर एक केस था, एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर, कि एक शख्स ने एक जुर्म को होते देखा, वो पागल था, तो वो पागल खाने के अंदर उस जुर्म का स्केच बनाता था, उस जुर्म की तस्वीर बनाता था। तो डेट मीन के वारदात के दौरान में जो उसे देखा, अगर वो उसकी हद तक एक रैशनल आंसर दे सकता है, बता सकता है, उसकी एविडेंस कंपिटेंट तो नहीं हो, बट उसकी जो एविडेंस है वो फैक्ट को आगे फर्दर लीड करने के लिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चैन के अंदर इजाफा करने के लिए एक अथॉरिटेटिव साबित हो सकती है। कंपिटेंट तो नहीं होगा, बट उसकी एविडेंस के ऊपर आगे फर्दर प्रोसीड करवाया जा सकता है या किया जा सकता है। तो इस तरह से जो लुनेटिक पर्संस हैं, अगर उस टाइम जब मौका वारदात के ऊपर वो अपनी सेंसेस में थे या जो उन्होंने देखा वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनकी जो एविडेंस है वो भी एक्सेप्टेबल होगी। अच्छा, एक्सेप्टेबल होना कोर्ट के अंदर समथिंग डिफरेंट, कंपिटेंट होना समथिंग डिफरेंट। एक्सेप्टेबल हर वो चीज जो
कोर्ट को लगे कि नहीं ये आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए काफी है, इसको इससे फर्दर प्रोसीड करवाया जा सकता है, लीडिंग एविडेंस की जा सकती है, तो कोर्ट उनको एक्सेप्ट करती है। बट इट डज नॉट मीन कि जिसको भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया वो कंपिटेंट होगा। कंपिटेंट समथिंग डिफरेंट, उसके ऊपर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के बाद जब उसका कंक्लूजन निकलता है तो वो कंपिटेंट बनती है। डीफ एंड डम पर्सन, जो गूंगे और बहरे शख्स हैं, उनकी एविडेंस भी कैपेबल होगी। अगर जो गूंगा शख्स है उसने देखा हो, उसने सुना हो, जो बहरा शख्स है उसने देखा हो, जो अंधा शख्स है उसने सुना हो, तो इस हद तक उनकी जो एविडेंस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर फॉल करेगी। डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड डीम एंड डफ, चाइल्ड और डीम एंड डफ के अंदर क्या फर्क है? चाइल्ड को इसलिए जांचा जाता है कि आया ये कंपिटेंट है, जो इसे सुना, जो इसे देखा, ये उसको सही से एक्सप्लेन कर पाएगा, सही से बयान कर पाएगा, मिक्सअप तो नहीं करेगा, कुछ और चीजें तो ऐड नहीं कर देगा। डीफ एंड डम जो ये चाइल्ड से डिफरेंट है, बट इनके लिए क्योंकि ये अपने 5 सेंसेस के अंदर नहीं होते और लॉ के अंदर एविडेंस का जो म्यार है उसके अंदर 5 सेंसेस का होना बहुत जरूरी है, तो लिहाजा डीफ एंड डम 5 सेंसेस की कैटेगरी से निकलने के बाद कंपिटेंट विटनेस नहीं रहते, बट उनकी गवाही जो है आफ्टर corroborative जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर फॉल कर जाएगी और उनकी गवाही के ऊपर भी एक प्रिंसिपल पनिशमेंट रिगार्ड की जा सकती है, अवार्ड की जा सकती है। चांस विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता ऐसे है कि अगर एक जगह के ऊपर कत्ल हुआ, फॉर एग्जाम्पल 3 मंजिला बिल्डिंग है, कमरे के अंदर एक शख्स ने दूसरे शख्स को कत्ल किया, ए ने बी को कत्ल किया और जो ए है वो अपने पिस्टल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और नीचे से सी एक विटनेस ऊपर जा रहा है, तो उसका क्रॉस पड़ा ए के साथ फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के ऊपर सीढ़ियों से उतरते हुए। एक उतर रहा है, सी जो ऊपर जा रहा है, तो जो सी ऊपर जा रहा है उसने ए के हाथ के ऊपर ब्लड लगा देखा, उसके हाथ में पिस्टल देखा, बट उसने लाइव नहीं देखा। हो सकता है पिस्टल, ये तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि पिस्टल उसने किसी से पकड़ा हो वगैरह वगैरह, लेकिन उसने उस शख्स को ऐसी सिचुएशन के अंदर देखा जिसके अंदर एक शख्स कंफ्यूज होता है, डरा हुआ निकल रहा है वहां से, तो जो सी है ये चांस विटनेस कहलाएगा। इसका नाम चांस विटनेस होगा और इसको उर्दू या पंजाबी के अंदर वज टक्कर विटनेस भी कहते हैं, मतलब कि किसी टक्कर के जरिए आपस में उनका मुलाकात हो जाना, क्रॉस के जरिए उनकी आपस में मुलाकात हो जाना। तो ये केस लॉ से डेवलप हुआ था 2001, क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 762। फीमेल विटनेस जो है, फीमेल विटनेस जो फीमेल फैमिली केसेस है वहां पर कैपेबल होंगी या कॉन्ट्रैक्ट जो मैटर्स है वहां पर कैपेबल होंगी। अदरवाइज इसके अलावा जहां पर फीमेल विटनेस को लॉ ने मेंशन किया हुआ है, इस्लाम के अंदर कुछ ऐसे मामलात हैं जहां पर फीमेल विटनेस जो है वो कैपेबल हैं, वो एबल हैं, बट 2 फीमेल जो है वो इक्वल टू एक मर्द के बराबर होंगी। कुछ इस तरह के भी केसेस है जहां पर एक ही फीमेल की विटनेस जो एविडेंस उसकी काफी होती है, बट जहां पर लॉ ने रिक्वायर किया हो वहां पर ये कंपिटेंट विटनेस है। इन फैमिली मैटर, इन कॉन्ट्रैक्ट मैटर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विटनेस है। इंटरेस्टेड विटनेस आर दोज विटनेस जिसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, जिसका कोई फायदा इन्वॉल्व हो उसके अंदर, जुर्म को साबित करने में या जुर्म की फेवर के अंदर, तो ऐसा शख्स जो इंटरेस्टेड हो वो इंटरेस्टेड विटनेस कहलाएंगे और इनकी जो एविडेंस है इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं होती। पुलिस ऑफिसर, अगर कोई भी विटनेस नहीं है तो फिर पुलिस ऑफिसर की एविडेंस को लिया जा सकता है, अदरवाइज पुलिस ऑफिसर की एविडेंस कंसीडर नहीं होती। बट कोई भी विटनेस नहीं है, पुलिस ऑफिसर की एविडेंस के थ्रू आगे केस को प्रोसीड करवाया जा सकता है। तो मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पुलिस ऑफिसर की जो एविडेंस है वो कंपिटेंट विटनेस नहीं होगा, हाँ उसकी एविडेंस के थ्रू, उसकी विटनेस के थ्रू आगे फर्दर केस को प्रोसीड करवाया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, एक्साइज ऑफिसर्स हैं, तो वो अपने रेलिवेंट फील्ड की हद तक, एक्साइज ऑफिसर्स हैं गाड़ी को पकड़ते हैं, ड्रग्स ऑफिसर्स हैं किसी ड्रग्स को पकड़ते हैं, तो उससे केस को प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन सिर्फ ही अगर वही विटनेस है, वही गवाह है उस केस के, उस मामले के, तो फिर ये इतने कंपिटेंट विटनेस नहीं रहेंगे। फीमेल विटनेस इन रेप केसेस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विटनेस होगा वो फीमेल विटनेस होगी, इसकी एक की गवाही भी इनफ होगी। हस्बैंड विटनेस इन कपल, जो ऐसे कोई इस तरह के कोई इश्यूज आ जाए फैमिली के अंदर, हस्बैंड और वाइफ के अंदर, तो हस्बैंड जो है वाइफ के अगेंस्ट और वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट हस्बैंड विटनेस और वाइफ विटनेस कहलाएंगे और ये कैपेबल होंगे, बट आफ्टर corroboration। प्रोसिक्यूटर एज अ विटनेस, प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, अगर उन्होंने किसी जुर्म को होते देखा तो वो भी एज ए विटनेस कैपेबल हैं, बट नॉट अ कंपिटेंट विटनेस। उनकी गवाही से मामले को फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है, बट वो इतने कंपिटेंट नहीं कि उनके ऊपर प्रिंसिपल पनिशमेंट रिगार्ड की जा सके। बट प्रोसिक्यूशन विटनेस, पुलिस विटनेस या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर इनके ऊपर ये ऐसे ही पेश हो जैसे आम विटनेस पेश होता है, इनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो, चीफ एग्जामिनेशन हो, री एग्जामिनेशन हो, तो इसके बाद री एग्जामिनेशन के बाद ये कंपिटेंट विटनेस बन जाएंगे। मतलब कि इनका जो, अगर इनका प्रोसीजर ऐसे अडॉप्ट किया जाए कि जैसे एक नॉर्मल विटनेस का होता है कि पहले उसकी चीफ एग्जामिनेशन होती है, फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उससे क्वेश्चनिंग की जाती है, अगर चाहे तो उसके ऊपर री एग्जामिनेशन भी की जा सकती है, तो उसके बाद अगर इनकी वैल्यू निकलकर सामने आती है, इनकी वर्थ निकलकर सामने आती है, तो ये कंपिटेंट विटनेस हो सकते हैं। तब रिस्पेक्टेबल विटनेस,
एविडेंस कैन नॉट बी डिस्कार्ड ओनली ऑन द ग्राउंड दैट इज डज नॉट बिलोंग टू द लोकेलिटी। रिस्पेक्टेबल विटनेस, जो ऐसे काबिल इज्जत विटनेस जिनको एविडेंस मैंने आपको पहले भी बताया था इस लेक्चर के स्टार्ट के अंदर भी कि रिस्पेक्टेबल विटनेस कोई भी शख्स इसलिए जो है उसकी एविडेंस को एज इट इज नहीं लिया जा सकता कि वो रिस्पेक्टेबल है, चाहे जितनी भी किसी की वर्थ हो, किसी का स्टेटस हो, उसकी गवाही को एक नमक के जर्रे के बराबर भी वर्थ किया जाएगा, कॉर्पोरेट किया जाएगा, तो फिर उसकी गवाही की ऑथेंटिकेशन सामने आएगी। कोर्ट विटनेस, ऐसे विटनेस जो है जिनको कोर्ट बुलवाती है अपनी मर्जी से, अपनी वॉलंटरली एक्सेप्टेंस से कि जी फलां शख्स को विटनेस के लिए बुलाया जाए, गवाही के लिए बुलाया जाए। ये भी एक केस लॉ है 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 251। इंडिपेंडेंट विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस आर दोज विटनेस जो खुद से कोर्ट में आते हैं किसी मामले को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए, किसी मामले की फेवर के अंदर या उसके अगेंस्ट गवाही देने के लिए कोर्ट के अंदर आए, वो इंडिपेंडेंट विटनेस कहलाते हैं। नेचुरल विटनेस जो कुदरती विटनेस होते हैं, जो रहायशी नहीं होते एक जगह के, लेकिन एक शख्स है वो लाहौर के अंदर किसी काम की घर से आया, किसी तजारत की घर से आया, लेकिन उसने लक्ष्मी चौक के अंदर एक शख्स का मर्डर होते देख लिया, बट वो है साहिवाल का, वो है बहावलपुर का, वो मुल्तान का, तो ये नेचुरल विटनेस है कि वो नेचुरल वे के अंदर वहां से गुजर रहा था और उसने वहां का ये मौका वारदात के ऊपर, ये अक्रंस के ऊपर, ये जुर्म जो है वो इसको होते हुए देखा हो, तो वो नेचुरल विटनेस कहलाएंगे। सोलेटरी विटनेस, ऐसे गवाह जो अपनी तन्हाई के अंदर रहते हैं, जनरली मलंग दरवेश टाइप के जो लोग हैं, ये भी कैपेबल होंगे बट इतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होंगे, क्योंकि ये देखना होगा कि उनकी जो मेंटेलिटी वर्थ है, जो मेंटेलिटी लेवल है, वो कितना है, नॉर्मल है या बिल्कुल ही वो जो है ख़त्म हो चुका है। तो अगर उनको भी चाइल्ड बच्चों की तरह उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो अगर उनकी वर्थ, उनकी क्रेडिबिलिटी को महसूस किया जा सके कि इनकी क्रेडिबिलिटी है, वर्थ है, या नेचुरली या मेंटली नॉर्मल है, तो फिर उनकी गवाही को कैपेबल किया जा सकता है। नंबर ऑफ विटनेस जो है वो डिफरेंट है हदूद केसेस के अंदर भी और इन सिविल लॉ भी, बट सिविल लॉ या जो हमारा जो जर्नल लॉ है, क्रिमिनल और सिविल लॉ, इसके अंदर कम से कम एक विटनेस और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी विटनेस हो सकते हैं, लेकिन हदूद लॉज के अंदर हर जुर्म की अलग विटनेस है और वो मेंशन कर दिए गए, शराब के इतने हो, जिना के 4 हो, फलां केस के इतने हो, फलां के अंदर इतने हो, तो हदूद के अंदर मेंशन है, बट हमारे जो नॉर्मल जर्नल लॉ है, सिविल लॉ, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन कोई नहीं है, कम से कम एक विटनेस हो और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। क्वांटम ऑफ विटनेस, ये केस से डेवलप हुआ 1980, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1898। इट इज नॉट नंबर ऑफ विटनेस विच इज इंपॉर्टेंट बट द क्वालिटी ऑफ विटनेस विच इज टू बी कंसर्न। क्वांटम ऑफ विटनेस से मुराद ये है कि ये नहीं कि अगर एक जुर्म हुआ तो आप 500 बंदा गवाह ले आए और एक भी कारआमद ना हो, कोई कहे जी मैं गुजर रहा था देखा, कोई कहे जी मैं ऊपर से देखा, नीचे से देखा, आगे से पीछे से देखा। क्वांटम ऑफ विटनेस का मतलब है कि अगर 50 एक तरफ ऐसे गवाहान हो जिनकी वैल्यू ही ना हो, जो ऑथेंटिक राय ना दे रहे हो, जो अपनी ऑथेंटिक बात ही ना कर रहे हो, उनकी निस्बत वो एक विटनेस ऑथेंटिक होगा, उसके मुकाबले में वो एक विटनेस बेस्ट होगा जो तमाम वाक़े को A to Z बयान करे। तो क्वांटम ऑफ विटनेस कहते हैं कि लाजमी नहीं कि आप हजारों गवाह ले आओ, इससे केस प्रूफ नहीं हो सकता। जरूरी है कि आप एक गवाह लेकर आओ, और वो एक गवाह ही इतनी ऑथेंटिक और मौसर गवाही दे जो तमाम हाल और अहवाल को खोलकर सामने रख दे। एक्सप्लेनेशन इन फाइनेंशियल मैटर, इन होली ग्राउंड एटसेट्रा, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर भी डिफरेंट की जो कैटेगरीज है वो डिफरेंट है। प्रॉफिट बेस्ड और इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। डिक्योरिटी केसेस के अंदर भी डिफरेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इन लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर जरूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।